दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है बर्फ में फंसे एक बहुत बड़े जहाज से, जिसका कैप्टन होता है कैप्टन पेट्रोव, और उसके साथ मौजूद होते हैं करीब 70 क्रू मेंबर्स। इन्हीं क्रू मेंबर्स में से एक आदमी के पास उसका पालतू कुत्ता भी होता है, जो इस खतरनाक सफर में हर पल उसके साथ रहता है। सभी क्रू मेंबर्स एक बड़े से लोहे के बॉक्स को मोटी चेन की मदद से ऊपर खींच रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक चेन टूट जाती है और वो भारी बॉक्स जोर से नीचे गिर जाता है। ये देखकर कैप्टन पेट्रोव गुस्से में चिल्लाता है, क्या कर रहे हो तुम लोग, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? लेकिन उसी जहाज पर एक ऐसा आदमी भी मौजूद था जो अंदर ही अंदर कैप्टन पेट्रोव से जलता था। तभी नेविगेटर घबराते हुए आकर कहता है, कैप्टन, आगे बहुत बड़ा आइसबर्ग है। उसी समय रेडियो पर कमांडर की आवाज आती है, कैप्टन तुरंत ऊपर आइए। ये सुनते ही कैप्टन पेट्रोव तेजी से ऊपर की ओर दौड़ता है, लेकिन ऊपर पहुंचते ही उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सामने चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही थी। तभी कैप्टन पेट्रोव तुरंत चिल्लाता है, हमें जहाज दाईं तरफ मोड़ना होगा। फिर वो जोर से आदेश देता है, 30 डिग्री दाईं तरफ मोड़ो। उसी वक्त एक आदमी जोर से चिल्लाता है, आइसबर्ग सामने। ये सुनते ही सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तभी नेविगेटर घबराकर कहता है, कैप्टन बर्फ टूट रही है। ये देखते ही कैप्टन पेट्रोव तुरंत आदेश देता है, इंजन स्लो करो। तभी वो विशाल आइसबर्ग तेजी से टूटकर गिरने लगता है और अगले ही पल एक जोरदार धमाके के साथ सीधे जहाज से टकरा जाता है। टक्कर इतनी खतरनाक होती है कि एक क्रू मेंबर का कुत्ता सीधे बर्फीले पानी में जा गिरता है। लेकिन मामला यही नहीं रुकता। तेज लहरों और गिरती बर्फ के बीच वो क्रू मेंबर भी संतुलन खोकर समुद्र में जा गिरता है। ये देखते ही कमांडर जोर से चिल्लाता है, एक आदमी पानी में गिर गया है, उसे तुरंत बाहर निकालो। तभी सभी क्रू मेंबर्स मिलकर रोप लैडर नीचे डालते हैं। उसी वक्त कैप्टन पेट्रोव आदेश देता है, एक आदमी को नीचे भेजो। लेकिन तभी एक क्रू मेंबर गुस्से में बोलता है, कैप्टन आप एक आदमी के लिए सबकी जान खतरे में नहीं डाल सकते। इसके बाद एक क्रू मेंबर रस्सी पकड़कर नीचे उतरता है। उसी समय कैप्टन पेट्रोव आदेश देता है, जहाज को थोड़ा पीछे लो। लेकिन इसी बीच पानी में गिरा वो आदमी धीरे धीरे बर्फीले पानी में डूबने लगता है। हालांकि उसके कुत्ते को समय रहते बचा लिया जाता है। ये सब देखकर जहाज के अंदर मौजूद सभी क्रू मेंबर्स बुरी तरह डर जाते हैं। तभी कैप्टन पेट्रोव नेविगेटर से पूछता है, आगे का स्टेटस क्या है? जिस पर नेविगेटर घबराकर जवाब देता है, कैप्टन एक और टक्कर होने वाली है। और अगले ही पल पूरा जहाज जोर से हिलने लगता है। तभी नेविगेटर डरकर चिल्लाता है, शिप टकरा गया। ये सुनते ही कैप्टन पेट्रोव तुरंत आदेश देता है, जहाज को आगे बढ़ाते रहो। कुछ देर की भारी मशक्कत के बाद आखिरकार जहाज उस खतरनाक बर्फीले इलाके से निकलकर सुरक्षित आगे बढ़ जाता है। फिर कैप्टन पेट्रोव अपने केबिन में जाता है और दरवाजा अंदर से बंद करके चुपचाप बैठ जाता है। कुछ ही देर बाद एक क्रू मेंबर अनाथोली हाथ में एक रिपोर्ट फाइल लेकर वहां पहुंचता है। उस रिपोर्ट में जहाज को हुए नुकसान की पूरी जानकारी होती है। अनाथोली कैप्टन से कहता है, कैप्टन जहाज के दाहिने हिस्से को काफी नुकसान पहुंचा है। लेकिन फिर वह गंभीर आवाज में आगे कहता है, हालांकि असली समस्या यह नहीं है, इससे भी बड़ी समस्या ये है कि हमारा रेडार एंटेना टूट चुका है। ये सुनते ही कैप्टन पेट्रोव के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि इस बर्फीले समुद्र में रेडार एंटेना के बिना रास्ता ढूंढना लगभग नामुमकिन था। फिर अनाथोली कॉमरेड बेनिक के पास जाता है और उससे कहता है, मुझे लगता है कि हमें पेट्रोव के बारे में ऊपर अथॉरिटीज के पास रिपोर्ट करनी चाहिए। ये सुनकर बेनिक पूछता है, किस बात की रिपोर्ट? तब अनाथोली जवाब देता है, हर बात की। क्रू मेंबर्स के मना करने के बावजूद कैप्टन पेट्रोव ने जहाज को नहीं रोका। उन्होंने ऐसे फैसले लिए जिनकी वजह से पूरे जहाज और क्रू को खतरे का सामना करना पड़ा। अनाथोली की बात सुनने के बाद कॉमरेड बेनिक शांत स्वर में कहता है, उनसे कहना थोड़ा झर भी ले आई, क्योंकि जहाज पर चूहे आ गए हैं और मुझे उनसे नफरत है। बेनिक का यह जवाब सुनकर अनाथोली बिल्कुल भी खुश नहीं होता। फिर वह कहता है, मैं इसकी रिपोर्ट अथॉरिटीज को करूंगा। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। सभी क्रू मेंबर्स एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी कैप्टन पेट्रोव वहां आते हैं और कहते हैं, साथियों मुझे माफ करना, लेकिन मुझे अभी एक जरूरी सूचना देनी है, ध्यान से सुनिए। फिर वे आगे कहते हैं, हमें अथॉरिटीज की तरफ से एक संदेश मिला है जो अनाथोली के हवाले से भेजा गया है। इसके बाद कैप्टन पेट्रोव अनाथोली की ओर देखते हुए कहते हैं, इसे जोर से पढ़ो। तब अनाथोली वो रिपोर्ट पढ़ना शुरू करता है। संदेश में लिखा होता है, हाल ही में हुई बेहद गंभीर गलतियों के कारण कैप्टन पेट्रोव को उनके पद से हटाया जाता है। आज से जहाज की कमान कार्यवाहक कैप्टन के रूप में अनाथोली संभालेंगे और वे यह जिम्मेदारी तब तक निभाएंगे जब तक कैप्टन सेवेशांको यहाँ नहीं पहुँच जाते। कैप्टन सेवेशांको के लगभग 3 सप्ताह में पहुंचने की उम्मीद है। यह सुनते ही पूरा हॉल एकदम शांत हो जाता है। फिर कैप्टन पेट्रोव अनाथोली की तरफ देखते हैं और कहते हैं, अब यह जहाज तुम्हारा है अनाथोली। उधर कैप्टन सेवेशांको एक हेलीकॉप्टर में बैठकर जहाज की ओर आ रहे होते हैं। रास्ते में वे पायलट के हाथों पर नजर डालते हैं और पूछते हैं, क्या तुम ट्रेनी हो? पायलट जवाब देता है, जी नहीं, ये मेरी तीसरी उड़ान है। ये सुनकर सेवेशांको कहते हैं, तुम्हारी पकड़ देखकर तो ऐसा नहीं लगा, जरा ध्यान से उड़ाओ। इसी बीच जहाज पर मौजूद नेविगेटर की नजर दूर से आते हेलीकॉप्टर पर पड़ जाती है। वहीं दूसरी ओर कैप्टन पेट्रोव जहाज छोड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। वे अपने सामान और कपड़े समेटने लगते हैं। जब वे जाने के लिए नीचे आते हैं तो सभी क्रू मेंबर्स उन्हें देखकर चुपचाप खड़े हो जाते हैं। तब कैप्टन पेट्रोव कहते हैं, इस सफर में मेरा
साथ देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तभी पास में खड़े कॉमरेड बेनिक जोर से नारा लगाते हैं, हुर्रे हुर्रे। उसी समय हेलीकॉप्टर जहाज पर उतरने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन लैंडिंग के दौरान उसमें तकनीकी खराबी आ जाती है। अचानक हेलीकॉप्टर के अंदर से धुआं निकलने लगता है और कुछ ही पलों में उसमें आग भी लग जाती है। स्थिति बिगड़ती देख पायलट और कैप्टन सेवेशांको तुरंत बाहर निकल आते हैं। वहीं जहाज के क्रू मेंबर्स आग बुझाने में जुट जाते हैं। थोड़ी देर बाद अनातोली आगे बढ़कर कहता है, मैं यहाँ का कार्यवाहक कैप्टन हूँ। ये सुनकर सेवेशांको उसकी ओर देखते हैं और कहते हैं, तुम बहुत ही खराब कैप्टन हो, जरा यहाँ का हाल तो देखो, पूरा डेक तेल से भरा पड़ा है। कैप्टन सेवेशांको बेहद सख्त स्वभाव के इंसान थे। जहाज पर आते ही वे सबको डांटना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि नेविगेटर की खेलने वाली एक चीज उठाकर सीधे बाहर फेंक देते हैं। इसके बाद वे कमांडर रूम में पहुंचते हैं और इंटरकॉम पर आदेश देते हैं, मैं तुम्हारा कैप्टन वैलेंटिन सेवेशांको बोल रहा हूँ, जहाज को आगे बढ़ाओ। आदेश मिलते ही जहाज एक बार फिर अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगता है। कैप्टन सेवेशांको और अनातोली जहाज के केबिन में खड़े होकर आगे के रास्ते पर नजर रख रहे होते हैं, लेकिन तभी सामने मौजूद घनी और मोटी बर्फ की वजह से जहाज रुक जाता है। स्थिति को देखते हुए कैप्टन सेवेशांको तुरंत आदेश देते हैं, जहाज रोक दो। आदेश मिलते ही जहाज को रोक दिया जाता है। कुछ क्षण सोचने के बाद सेवेशांको फिर कहते हैं, एक बार और कोशिश करते हैं, फुल स्पीड से आगे बढ़ाओ। तुरंत इंजन की पूरी ताकत लगा दी जाती है, लेकिन इतनी कोशिश के बाद भी वह मोटी बर्फ को नहीं तोड़ पाता और कुछ दूरी तय करने के बाद फिर से रुक जाता है। कुछ देर बाद सभी क्रू मेंबर्स एक केबिन में इकट्ठा होकर बैठक कर रहे होते हैं। तभी अनातोली खड़े होकर कहता है, साथियों, हमारे चारों तरफ लगातार बर्फ जम रही है, ऐसे में या तो हमें यहीं रुकना होगा या फिर किसी तरह आगे बढ़ना होगा। उसकी बात सुनकर कैप्टन पेट्रोव कहते हैं, हमें थोड़ा और सोचने की जरूरत है, हम अकेले इस मुसीबत से नहीं निकल पाएंगे। तभी नेविगेटर एक सुझाव देता है, क्यों ना हम तेल के कुछ बैरल पानी के नीचे विस्फोट कर दें, इससे बर्फ टूट सकती है और हमारे लिए रास्ता भी बन सकता है। लेकिन कैप्टन पेट्रोव तुरंत जवाब देते हैं, हम यह भी नहीं जानते कि बर्फ की परत कितनी मोटी है। तभी एक क्रू मेंबर कहता है, अगर जरूरत पड़ी तो ये काम हम कर सकते हैं। इसी बीच माहौल को हल्का करने के लिए कॉमरेड बेनिक मजाकिया अंदाज में कहता है, क्यों ना हम बर्फ में अपने नए कैप्टन के सिर का इस्तेमाल करें, वो हमेशा इतना गर्म रहता है, शायद उसी से बर्फ पिघल जाए। ये सुनते ही पूरे केबिन में हंसी गूंज उठती है, लेकिन तभी कैप्टन सेवेशांको वहां पहुंच जाते हैं। वे सीधे कैप्टन पेट्रोव की ओर देखते हुए कहते हैं, तुम इस केबिन से बाहर चले जाओ, ये क्रू की आधिकारिक बैठक है और अब तुम इस क्रू का हिस्सा नहीं हो। ये सुनकर कैप्टन पेट्रोव बिना कुछ कहे वहां से चले जाते हैं। इसके बाद सेवेशांको बाकी क्रू मेंबर्स की ओर देखते हुए कहते हैं, यहाँ का एकमात्र कैप्टन मैं हूँ, अगर किसी के पास कोई सवाल या सुझाव है तो वह सीधे मुझसे कहे। फिर वे सख्त लहजे में आगे कहते हैं, और मेरी बात ध्यान से सुनो, हम किसी भी बैरल को नहीं उड़ाएंगे, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कि उन्हीं बैरल्स पर हमारी जिंदगी टिकेंगे। इसके बाद वे अंतिम फैसला सुनाते हैं, हम मॉस्को से आने वाले आदेश का इंतजार करेंगे। जैसे ही मीटिंग खत्म होने वाली होती है, कैप्टन पेट्रोव अचानक सेवेशांको को रोकते हुए कहते हैं, कैप्टन, मैं नहीं चाहता कि क्रू को इस बात का पता चले, लेकिन यह बहुत जरूरी है, इसलिए मुझे आपको बताना होगा। सेवेशांको उनकी ओर देखते हैं। तब पेट्रोव गंभीर स्वर में कहते हैं, एक विशाल आइसबर्ग हमारा पीछा कर रहा है, वह लगभग 100 मीटर ऊंचा है और समुद्री धाराओं के साथ हमारी तरफ बढ़ सकता है। फिर वे चिंता जताते हुए कहते हैं, सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारे पास अब कोई रेडार नहीं। सेवेशांको तुरंत कहते हैं, उसकी चिंता मैं कर लूंगा। फिर वे ठंडे स्वर में आगे कहते हैं, और तुम अपने केबिन में जाओ और आराम करो। इतना कहकर वे वहां से चले जाते हैं। कुछ समय बाद सभी क्रू मेंबर्स मिलकर एक फिल्म देखने का प्लान बनाते हैं। वे अभी फिल्म शुरू ही करने वाले होते हैं कि अचानक जहाज की लाइट चली जाती है। अगले ही पल कमांड रूम से एक घोषणा सुनाई देती है, अटेंशन क्रू मेंबर्स, मैं आपका कैप्टन सेवेशांको बोल रहा हूँ। हमें अभी मंत्रालय से एक संदेश मिला है, हमारी मदद के लिए एक राहत अभियान भेजा जा रहा है। कुछ क्षण रुककर वे आगे कहते हैं, इसके लिए कुछ सख्त नियम लागू किए जा रहे हैं। हम राशन में कटौती करेंगे और क्रू मेंबर्स के कमरों में बिजली के उपयोग को भी सीमित किया जाएगा। इन नियमों की पूरी सूची आपको जल्द ही दे दी जाएगी। टेक केयर। घोषणा समाप्त होते ही जहाज की अतिरिक्त लाइटें बंद कर दी जाती हैं। अब पूरे जहाज में पहले से कहीं ज्यादा सन्नाटा और अंधेरा छा जाता है। उसी रात कॉमरेड बेनिक और अनातोली एक केबिन में बैठे बातचीत कर रहे होते हैं। तभी अनातोली निराश स्वर में कहता है, बेनिक, क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ हमारी किसी को परवाह है? बेनिक उसकी ओर देखता है और बिना झिझक जवाब देता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अनातोली हैरानी से उसकी तरफ देखता है। तब बेनिक आगे कहता है, कैप्टन पेट्रोव के खिलाफ मंत्रालय को संदेश तुमने ही भेजा था, है ना? और अब देख लो, तुम्हारे जैसे नए कैप्टन की वजह से हम सब किस हालत में फंस गए हैं। बेनिक की ये बातें सुनते ही अनातोली का चेहरा गुस्से से लाल पड़ जाता है। उसकी आंखों में साफ नाराजगी दिखाई देने लगती है और वह क्रोध से बेनिक को घूरने लगता है। उधर कैप्टन पेट्रोव फैसला करते हैं कि अगर कोई समाधान निकालना है तो उन्हें खुद कुछ करना होगा और पीछे से आ रहे उस विशाल बर्फीले पहाड़ का पता लगाने निकल पड़ते हैं। कुछ दूर जाकर वे अपनी दूरबीन निकालते हैं और सामने देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन चारों तरफ फैली सफेद बर्फ के कारण उन्हें कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। तभी उनकी नजर एक अजीब सी चीज पर पड़ती है। जब वे उसके पास पहुंचते
हैं तो देखते हैं कि वह नेविगेटर का वही खिलौना है जिसे कैप्टन सेवेशांको ने गुस्से में जहाज से नीचे फेंक दिया था। पेट्रोव उसे उठाकर वापस ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक उनका पैर बर्फ के नीचे छिपे एक गहरे गड्ढे में फंस जाता है और वे सीधे उसके अंदर गिर पड़ते हैं। गिरते ही उनका पैर मोटी बर्फ में बुरी तरह फंस जाता है और तभी उन्हें एहसास होता है कि वह कोई साधारण गड्ढा नहीं था। उसके अंदर बर्फीले इलाकों में रहने वाला एक विशाल समुद्री जानवर मौजूद था। वह धीरे धीरे कैप्टन पेट्रोव की तरफ बढ़ने लगा है। यह देखकर पेट्रोव तुरंत अपनी बंदूक निकालते हैं और उसकी ओर तान देते हैं। जानवर जोर जोर से दहाड़ने लगता है। तभी पेट्रोव सीधे उस पर गोली चलाने के बजाय दूसरी दिशा में फायर कर देते हैं। गोली की तेज आवाज सुनते ही वह जानवर डरकर फिर से अपने बिल के अंदर घुस जाता है। इसके बाद कैप्टन पेट्रोव एक सिग्नल लाइट जलाते हैं। दूर जहाज के डेक पर खड़े पायलट कोलिया की नजर उस रोशनी पर पड़ जाती है। तुरंत पूरे जहाज में खबर फैल जाती है और कई क्रू मेंबर्स उन्हें ढूंढने निकल पड़ते हैं। कुछ समय बाद एक क्रू मेंबर की नजर पेट्रोव पर पड़ती है। सभी मिलकर उन्हें बाहर निकालते हैं और वापस जहाज पर ले आते हैं। जहाज पर डॉक्टर उनका इलाज कर रहे होते हैं। तभी कैप्टन सेवेशांको वहां पहुंचते हैं और सख्त आवाज में पूछते हैं, तुम जहाज छोड़कर वहां क्यों गए थे? जवाब में कैप्टन पेट्रोव अपनी जेब से वह रूबिक क्यूब निकालते हैं जो उन्हें बर्फ में मिला था। फिर वे सेवेशांको की ओर देखते हुए कहते हैं, याद है आपको? इसके बाद वे गंभीर स्वर में आगे कहते हैं, मैं जो कह रहा था वह सही है। वह आइसबर्ग सचमुच हमारा पीछा कर रहा है। ये सुनते ही कैप्टन सेवेशांको के चेहरे के भाव बदल जाते हैं, लेकिन बिना कुछ कहे वे वहां से चले जाते हैं। इन सब परेशानियों और उलझनों के बीच क्रू मेंबर्स माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हैं। सभी लोग मिलकर गाना बजाना शुरू कर देते हैं। पायलट कोलिया अपना गिटार बजा रहा होता है और कुछ लोग उसके साथ गा भी रहे होते हैं। लेकिन तभी कैप्टन सेवेशांको वहां पहुंच जाते हैं। वे सीधे कोलिया के पास जाते हैं और उसके हाथ से गिटार छीन लेते हैं। फिर सख्त आवाज में आदेश देते हैं, सभी लोग तुरंत हेलीपैड पर पहुंचो। आदेश मिलते ही सभी क्रू मेंबर्स हेलीपैड पर इकट्ठा हो जाते हैं। सबके सामने खड़े होकर सेवेशांको गुस्से में कहते हैं, गाना बजाना करना है तुम्हें लोगों, लगता है तुम लोगों ने हेलीकॉप्टर भी ठीक कर लिया होगा। इतना कहकर वे गिटार को जोर से जमीन पर पटक देते हैं। गिटार टूटकर बिखर जाता है और वहां खड़े सभी लोग चुप हो जाते हैं। इसके बाद सेवेशांको आदेश देते हैं, काम पर लग जाओ। और फिर वे सभी क्रू मेंबर्स को जहाज पर जमी मोटी बर्फ हटाने के काम में लगा देते हैं। बर्फ हटाने का काम चल ही रहा होता है कि कैप्टन पेट्रोव सेवेशांको के पास आकर कहते हैं, आपको गिटार नहीं तोड़ना चाहिए था, इस तरह कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। ये सुनते ही सेवेशांको ठंडे लेकिन सख्त लहजे में जवाब देते हैं, मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए। कुछ पल चुप रहने के बाद कैप्टन पेट्रोव फिर कहते हैं, सच बताइए कैप्टन, क्या वाकई कोई हमें बचाने आने वाला है? हमें यहाँ फंसे हुए 2.5 महीने हो चुके हैं। फिर वे सेवेशांको की आंखों में देखते हुए कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि मंत्रालय को कोई फर्क पड़ता है कि हम यहाँ जिंदा हैं या मर गए। वे सिर्फ अपना दामन बचाना चाहते हैं और इस पूरी घटना की जिम्मेदारी किसी और पर डालना चाहते हैं। पेट्रोव की ये बातें सुनकर कुछ क्षणों के लिए माहौल बिल्कुल शांत हो जाता है, लेकिन सेवेशांको बिना कोई जवाब दिए सिर्फ उनकी तरफ देखते रहते हैं। उधर वह विशाल बर्फीला पहाड़ धीरे धीरे जहाज के और करीब आता जा रहा होता है। हालांकि कोई उसे साफ तौर पर नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसके करीब आने की आहट पूरे जहाज पर महसूस होने लगी थी। इसी बीच जहाज के निचले केबिनों में धीरे धीरे पानी भरना शुरू हो जाता है। ये देखकर क्रू मेंबर्स तुरंत हरकत में आ जाते हैं। सभी लोग मिलकर जहां जहां से पानी अंदर आ रहा होता है उन छेदों को बंद करने की कोशिश करने लगते हैं। हालात हर मिनट बिगड़ते जा रहे थे। तभी पायलट कोलिया तेजी से कैप्टन सेवेशांको के पास पहुंचता है और कहता है, कैप्टन, जहाज में पानी भर रहा है। ये सुनते ही सेवेशांको तुरंत कमांड रूम की ओर बढ़ते हैं। फिर वे पूरे जहाज में संदेश प्रसारित करते हैं, सभी लोग ध्यान दें, पानी को तुरंत रोको, जहाज के छेद में जहां भी रिसाव है उसे तुरंत सील करो। लेकिन इसी बीच कैप्टन पेट्रोव एक नया कदम उठाते हैं। वे खुद को रेडियो रूम के अंदर बंद कर लेते हैं। जब यह बात क्रू मेंबर्स को पता चलती है तो उनमें से एक तुरंत भागकर कैप्टन सेवेशांको को इसकी खबर देता है। यह सुनते ही सेवेशांको तेजी से रेडियो रूम की तरफ दौड़ पड़ते हैं। वहां पहुंचकर वे दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, तुमने खुद को अंदर बंद क्यों कर लिया है? अंदर से पेट्रोव जवाब देते हैं, मैं सिर्फ एक रेडियो कार्यक्रम सुनना चाहता हूँ। ये सुनकर सेवेशांको गुस्से में एक क्रू मेंबर से कहते हैं, जाओ जल्दी से एक कुल्हाड़ी लेकर आओ। फिर वे दरवाजे के बाहर खड़े होकर कहते हैं, मैं मंत्रालय को संदेश भेज चुका हूँ, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं और वे हमारे बारे में जरूर सोच रहे होंगे। लेकिन पेट्रोव जवाब देते हैं, मैं मंत्रालय से बात नहीं करना चाहता, मैं यह खबर सभी समाचार रिपोर्टरों तक पहुँचाना चाहता हूँ। इसी दौरान पेट्रोव की नजर रेडियो पर आए मंत्रालय के एक नए संदेश पर पड़ती है। उधर एक क्रू मेंबर कुल्हाड़ी लेकर पहुंच जाता है। जैसे ही सेवेशांको दरवाजा तोड़ने के लिए कुल्हाड़ी उठाते हैं उसी समय पेट्रोव अंदर से दरवाजा खोल देते हैं। दरवाजा खुलते ही सेवेशांको गुस्से में एक जोरदार मुक्का सीधे पेट्रोव के चेहरे पर मार देते हैं। मुक्का इतना तेज होता है कि पेट्रोव की नाक से खून बहने लगता है। इसके बावजूद पेट्रोव कहते हैं, मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है और हमें अभी अभी एक रेडियो संदेश मिला है जिसमें लिखा है कि बचाव दल हमारी ओर रवाना हो चुका है। लेकिन यह सुनकर भी सेवेशांको
का गुस्सा शांत नहीं होता। वे एक और मुक्का मारने की कोशिश करते हैं। तभी आसपास मौजूद क्रू मेंबर्स उन्हें पकड़ लेते हैं और कहते हैं, सर कृपया शांत हो जाइए। कुछ देर बाद सेवेशांको खुद को संभालते हैं और सख्त आदेश देते हैं, इस मिशन के खत्म होने तक इसे बंद करके रखा जाएगा। उधर लगातार बढ़ते तनाव और मुश्किलों से पायलट कोलिया पूरी तरह टूटने लगता है। आखिरकार एक दिन वह जहाज छोड़कर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही देर में क्रू मेंबर्स उसे ढूंढ लेते हैं और वापस जहाज पर ले आते हैं। वापस आने के बाद कोलिया बेहद परेशान होकर कहता है, मैं अब और नहीं सह सकता, मुझे लगता है कि मैं इसी बर्फ में मर जाऊंगा। उसकी बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग चुप हो जाते हैं। इन्हीं सब बातों के बीच कोलिया का गुस्सा फूट पड़ता है। वह सीधे हेलीकॉप्टर की ओर जाता है और उस पर हाथ मारने लगता है। फिर गुस्से में हेलीकॉप्टर के अंदर घुस जाता है और इधर उधर लात मारने लगता है। लेकिन तभी अचानक एक चमत्कार हो जाता है। हेलीकॉप्टर का इंजन हल्की आवाज के साथ चालू हो जाता है। कुछ सेकंड तक किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। फिर जैसे ही सबको एहसास होता है कि हेलीकॉप्टर स्टार्ट हो गया है, पूरा क्रू खुशी से झूम उड़ा। इसी बीच अनातोली कुछ क्रू मेंबर्स को अपने पक्ष में करने की कोशिश करता है। वह उनसे कहता है, क्यों ना हम तेल के बैरल का इस्तेमाल करके बर्फ में विस्फोट करें। तभी एक क्रू मेंबर कहता है, लेकिन कैप्टन सेवेशांको इस बात की कभी अनुमति नहीं देंगे। इतने में नेविगेटर खड़ा होकर कहता है, तो फिर क्यों ना हम इस कैप्टन को ही हटा दें। उसकी यह बात सुनकर कमरे में सन्नाटा छा जाता है। कुछ देर बाद कई क्रू मेंबर्स एक साथ कैप्टन सेवेशांको के केबिन की ओर बढ़ जाते हैं। अनातोली खुद बाहर ही रुक जाता है और बाकी लोगों को अंदर जाने देता है। उस समय सेवेशांको अपने केबिन में बैठे जहाज को वहां से निकालने की योजना बना रहे होते हैं। तभी अचानक कई क्रू मेंबर्स कमरे में घुस आते हैं। नेविगेटर गुस्से में कैप्टन की निजी चीजों को उठाकर इधर उधर फेंकने लगता है। फिर वह ऊंची आवाज में पूछता है, बंदूक किसके पास है। तभी एक क्रू मेंबर जवाब देता है, मेरे पास है। यह सुनकर नेविगेटर कहता है, ध्यान रखना, इसे कहीं जाने मत देना। इतना कहने के बाद वे लोग वहाँ से निकल जाते हैं, जबकि जहाज पर तनाव का माहौल और भी बढ़ जाता है। इसके बाद सभी क्रू मेंबर्स कॉमरेड बेनिक के पास पहुँचते हैं। तभी अनातोली कहता है, इंजन रूम को आदेश दो कि इंजन तुरंत चालू किया जाए। बेनिक हैरानी से पूछता है, क्या यह कैप्टन का आदेश है। इस पर नेविगेटर तुरंत बोल पड़ता है, तुम्हें सवाल नहीं करना चाहिए बेनिक। लेकिन बेनिक जवाब देता है, तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तभी नेविगेटर अनातोली की तरफ देखकर कहता है, क्यों ना आप खुद ही आदेश दे दें। इसके बाद अनातोली सीधे इंजन रूम में संदेश भेज देता है। आदेश मिलते ही वहाँ मौजूद सभी कर्मचारी इंजन चालू करने की तैयारी में लग जाते हैं। उधर जहाज का डॉक्टर पूरी स्थिति को देखकर परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर जहाज पर चल क्या रहा है। वह एक क्रू मेंबर से पूछता है, ये सब क्या हो रहा है, लेकिन कोई भी उसे जवाब नहीं देता। सभी लोग अपने अपने काम में लगे रहते हैं। इसी दौरान कुछ क्रू मेंबर्स मिलकर तेल के बैरल को चेन की मदद से नीचे उतार रहे होते हैं। उधर बंद केबिन में कैप्टन पेट्रोव सेवेशांको से मिलने पहुंचते हैं। तभी कैप्टन सेवेशांको कोलिया के पास मौजूद बंदूक लेकर सीधे पेट्रोव की ओर तान देते हैं और कहते हैं, अब तो तुम बहुत खुश होगे, सारे क्रू को मेरे खिलाफ खड़ा करके। इस पर पेट्रोव तुरंत कहते हैं, अगर उन्होंने ईंधन में आग लगा दी तो बहुत देर हो जाएगी, हमें उन्हें रोकना होगा। लेकिन सेवेशांको गुस्से में कहते हैं, ये सब तुम्हारा ही किया हुआ है। तभी पायलट कोलिया बीच में बोलता है, नहीं कैप्टन, ये सब अनातोली ने किया है। उधर बाहर क्रू मेंबर्स विस्फोट की तैयारी में लगे होते हैं। वे बर्फ तक तार बिछा रहे होते हैं। ये सुनते ही कैप्टन सेवेशांको और पेट्रोव तुरंत इंजन रूम की ओर दौड़ पड़ते हैं। वहां पहुंचकर वे इंजन को तुरंत बंद करवा देते हैं। लेकिन बाहर क्या होने वाला है इसका डॉक्टर को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता। वह भागता हुआ तेल के बैरल की तरफ जा रहा होता है। तभी अचानक एक जबरदस्त विस्फोट होता है। धमाका इतना शक्तिशाली होता है कि पूरा इलाका हिल उठता है और दुर्भाग्य से डॉक्टर उसी विस्फोट की चपेट में आ जाता है। कुछ समय बाद क्रू मेंबर्स डॉक्टर के शव को वापस जहाज पर लेकर आते हैं। ये दृश्य देखकर पूरा जहाज शोक में डूब जाता है। जो लोग कुछ देर पहले तक बहस और झगड़ों में उलझे हुए थे, वे अब चुपचाप खड़े थे, क्योंकि इस बार उन्होंने अपना एक साथी हमेशा के लिए खो दिया था। डॉक्टर की मृत्यु के बाद पूरा जहाज शोक में डूब जाता है। फिर परंपरा के अनुसार उनके शव को सम्मान के साथ समुद्र के हवाले कर दिया जाता है। उस रात जहाज पर एक अजीब सा सन्नाटा छाया रहता है। इसी दौरान अनातोली कैप्टन की वर्दी पहने हुए जहाज के बाहरी किनारे पर खड़ा होता है। लेकिन तभी कैप्टन पेट्रोव उसे देख लेते हैं और उसके पास आकर कहते हैं, ये वर्दी तुम पर अच्छी लग रही है अनातोली। अनातोली कोई जवाब नहीं देता। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, पेट्रोव उसे रोकते हुए कहते हैं, रुक जाओ, क्या तुम आगे क्या होने वाला है ये नहीं देखना चाहोगे। इस पर अनातोली धीमी आवाज में कहता है, उसे देखने के लिए मैं शायद यहाँ रहूं ही नहीं। मेरे लिए अब सिर्फ दो रास्ते बचे हैं, या तो ये बर्फीला पानी या फिर जेल की अंधेरी कोठरी। पेट्रोव कुछ पल उसकी ओर देखते हैं और फिर कहते हैं, ये मत भूलो कि गलती सिर्फ तुमने नहीं की है, हम सबने गलतियां की हैं। पेट्रोव की ये बात अनातोली के दिल को छू जाती है। धीरे धीरे उसका मन बदलने लगता है और वह अपना फैसला टाल देता है। उस रात एक बड़ी त्रासदी टल जाती। अगली सुबह एक नई समस्या सामने आ खड़ी होती है। वह विशाल बर्फीला पहाड़ अब जहाज के बहुत करीब पहुंच चुका होता है। उसके दबाव की वजह से समुद्र पर जमी बर्फ में जगह जगह दरारें पड़ने लगती हैं। ये देखकर क्रू मेंबर्स घबरा जाते हैं। लेकिन तभी कैप्टन पेट्रोव कहते हैं, हम इससे बच सकते हैं। एक क्रू मेंबर हैरानी से पूछता है, कैसे। पेट्रोव सामने मौजूद बर्फीले पहाड़ की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, हमें उसी
बर्फ के पहाड़ तक पहुंचना हो। तभी कैप्टन सेवेशांको आगे बढ़कर कहते हैं, मैं और पायलट कोलिया हेलीकॉप्टर से ऊपर जाकर तुम्हें रास्ते की जानकारी देंगे। अब पहली बार पेट्रोव और सेवेशांको एक दूसरे के खिलाफ नहीं बल्कि एक ही लक्ष्य के लिए साथ काम करने वाले थे। इसके बाद कैप्टन सेवेशांको और पायलट कोलिया हेलीकॉप्टर में उड़ान भरते हैं। कुछ देर बाद वे रेडियो पर कैप्टन पेट्रोव से संपर्क करते हैं और कहते हैं, आइसबर्ग के पास एक संकरा रास्ता है, अगर हम उसके किनारे से निकलें तो शायद जहाज को बाहर निकाला जा सकता है। ये सुनते ही कैप्टन पेट्रोव आदेश देते हैं, इंजन चालू करने के लिए तैयार रहो। फिर वे अनातोली की ओर देखकर कहते हैं, लगता है तुम यहाँ काफी खाली बैठे हो, इंजन शुरू करने का आदेश दे दो। तुरंत अनातोली इंटरकॉम पर घोषणा करता है, सभी चारों इंजन चालू करो। यह कैप्टन का आदेश है। उधर कॉमरेड बेनिक भी आवाज लगाता है, चलो शुरू करो। कुछ ही पलों में जहाज धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। आसमान से रास्ता देख रहे सेवेशांको बताते हैं, आइसबर्ग के पीछे की तरफ बर्फ काफी पतली है। तभी पेट्रोव बेनिक से कहते हैं, बाहर जाओ और दूरी बताते रहो। डेक पर पहुंचकर बेनिक चिल्लाता है, कैप्टन हम आइसबर्ग से सिर्फ 30 मीटर दूर हैं। उधर आइसबर्ग के किनारों से बर्फ टूटनी शुरू हो जाती है। कुछ क्षण बाद बेनिक फिर चिल्लाता है, 10 मीटर। तुरंत पेट्रोव आदेश देते हैं, इंजन की पूरी ताकत लगा दो। जहाज पूरी शक्ति से आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वह आइसबर्ग के बेहद करीब पहुंचता है, बर्फ का एक विशाल टुकड़ा टूटकर सीधे जहाज से टकरा जाता है। तभी पेट्रोव चिल्लाते हैं, अनाथोली अलार्म बजाओ। लेकिन अनाथोली थके हुए स्वर में कहता है, जो कुछ हम कर सकते थे हम कर चुके हैं, अब हम सिर्फ इंतजार कर सकते हैं। सभी की सांसें थम जाती हैं, लेकिन अगले ही पल जहाज उस खतरनाक आइसबर्ग को पार कर आगे निकल जाता है। ये देखकर बेनिक खुशी से चिल्ला उठता है, कैप्टन हमने कर दिखाया, हम बच गए। और वह हंसने लगता है। उधर आसमान में सेवेशांको रेडियो पर कहते हैं, हम वापस लौट रहे हैं, लैंडिंग की तैयारी करो। लेकिन तभी आइसबर्ग के पास से गुजरते समय तेज हवाएं हेलीकॉप्टर को झकझोर देती हैं। अचानक हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ जाता है, उसका पिछला हिस्सा सीधे आइसबर्ग से टकरा जाता है। फिर एक भयानक झटके के साथ जमी हुई बर्फ पर जा गिरता है। जहाज पर मौजूद पेट्रोव रेडियो के जरिए उनसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिग्नल न होने के कारण कोई जवाब नहीं मिलता। स्थिति की गंभीरता समझते हुए पेट्रोव तुरंत फैसला लेते हैं। वे आदेश देते हैं, जहाज को वापस मोड़ो, पूरी गति से पीछे ले चलो और किसी को तुरंत डेक पर भेजो। उधर आइसबर्ग के टूटने से आसपास की बर्फ और पानी में कंपन शुरू हो जाता है। इसी बीच सेवेशांको और कोलिया को धीरे धीरे होश आने लगता है। सेवेशांको कमजोर आवाज में कहते हैं, कोलिया बाहर निकलो। लेकिन कोलिया जवाब देता है, मेरा पैर फंस गया है। फिर वह निराश होकर कहता है, हम नहीं बच सकते कैप्टन, वे जहाज को दोबारा यहाँ नहीं लाएंगे। उसी समय हेलीकॉप्टर धीरे धीरे बर्फ तोड़ता हुआ पानी में डूबने लगता है। आखिरकार कोलिया किसी तरह खुद को बाहर निकाल लेता है, लेकिन तभी हेलीकॉप्टर कैप्टन सेवेशांको के साथ और नीचे पानी में चला जाता है। यह देखकर कोलिया बिना एक पल गंवाए कैप्टन सेवेशांको को बचाने की कोशिश में जुट जाता है। तभी डेक पर खड़ा एक क्रू मेंबर दूर पानी की ओर इशारा करते हुए जोर से चिल्लाता है, कैप्टन पानी में है। ये सुनते ही कई क्रू मेंबर्स तुरंत उस दिशा में दौड़ पड़ते हैं। कुछ देर की मशक्कत के बाद वे कैप्टन सेवेशांको और कोलिया को सुरक्षित बाहर निकाल लेते हैं। दोनों को जिंदा देखकर पूरे जहाज में खुशी की लहर दौड़ जाती है। इसके बाद जहाज पर मौजूद सभी क्रू मेंबर्स खुशी से झूम उठते हैं। कोई नाचने लगता है, कोई एक दूसरे को गले लगाने लगता है। और तभी दूर आसमान में एक और हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। धीरे धीरे वह जहाज के करीब आता है। इस बार वह मदद लेकर आया था। हेलीकॉप्टर में जहाज के लिए जरूरी ईंधन और अन्य सामान मौजूद था। अब उन्हें यकीन हो चुका था कि आखिरकार उनकी मदद पहुंच चुकी है और वे इस बर्फीले कैद खाने से बाहर निकलने वाले हैं। कुछ दिनों बाद इसी दौरान आसमान में एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। उसे उड़ा रहा होता है पायलट कोलिया। वह हेलीकॉप्टर को जहाज के ऊपर लाकर उतारता है और नीचे अपने साथियों के पास पहुंचता है। जैसे ही क्रू मेंबर्स उसे देखते हैं, सभी खुशी से उसके पास दौड़ पड़ते हैं। कोलिया एक एक करके सबसे गले मिलता है। वह अपने दोस्तों के लिए कुछ जरूरी सामान और उपहार भी लेकर आया होता है। फिर वह अपने बैग से कुछ अखबार निकालता है और सबको दिखाता है। उन अखबारों में उनकी पूरी कहानी छपी हुई थी, कैसे उन्होंने महीनों तक बर्फ और मौत जैसी परिस्थितियों का सामना किया और कैसे आखिरकार वे बच निकले। कोलिया सभी को उनकी तस्वीरें भी दिखाता है जो अखबार में प्रकाशित हुई थी। यह देखकर सभी क्रू मेंबर्स गर्व से मुस्कुराने लगते हैं।